हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए वीकली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस सेशन में हम 6 से लेकर 11 मई तक के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ ही आज के लिए आपका जो ऑफर ऑफ द डे है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वेट कीजिए, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम शुरू करते हैं हमारे वीकली करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के मध्य में लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद है? तो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी क्षेत्र विवाद देखने को मिलता है भारत और नेपाल के मध्य में। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि ये तीनों ही क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अभी विवाद क्यों उभर के आया। तो देखिए, नेपाल के जो पीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने नेपाल का नया नक्शा प्रकाशित करने की घोषणा की है और नेपाल का नया 100 का नोट भी जारी करने की घोषणा की है, जिसमें ये तीनों ही जो क्षेत्र हैं वो नेपाल की सीमा में दर्शाए गए हैं। इसीलिए भारत और नेपाल के मध्य में इन तीनों क्षेत्रों को लेकर एक बार फिर से विवाद उठकर आया है। इन तीनों क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के मध्य में यह जो विवाद है 34 वर्ष से ज्यादा पुराना है। यहाँ पर भारत और नेपाल की सीमा की बात करें तो दोनों की सीमा ऑलमोस्ट 1850 किलोमीटर लंबी है। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की बात करें तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य से हैं जो कि भारत और नेपाल के मध्य में सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं जो कि भारतीय राज्य हैं। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चर्चित दारफुर संकट किस देश से संबंधित है? तो दारफुर की बात करें तो यह सूडान देश का पश्चिमी क्षेत्र फ्रेंड्स, जो कि भूखमरी की चपेट में है। देखिए, सूडान में लास्ट ईयर 2023 में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी। सूडान की जो सेना है और वहां का जो स्थानीय गुट है, उनके मध्य में भीषण झड़प के बाद सूडान में 1 साल से गृह युद्ध की स्थिति है। ऐसी कंडीशन में सूडान का जो पश्चिमी दारफुर क्षेत्र है, यहाँ पर भूखमरी का संकट पैदा हो गया। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में इस चीज़ को एड्रेस किया है कि भैया दारफुर में बहुत ही उच्च लेवल का भूखमरी संकट है। यहाँ के लोग इस स्थिति में है कि वहाँ पर घास और मूंगफली के छिलके खाकर वो जिंदा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी परिस्थिति है सूडान के दारफुर क्षेत्र में है। इसे ही यूनाइटेड नेशन ने दारफुर संकट का नाम दिया। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये संकट किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है सूडान से। आंसर हो जाएगा आंसर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाने वाला है 25 मई को। आंसर हो जाएगा आंसर ए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया है और घोषणा की है कि 2024 से 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 25 मई को ही वर्ल्ड फुटबॉल डे की घोषणा क्यों की गई? तो देखिए, ये 100वीं वर्षगांठ है फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खेलों की, क्योंकि 25 मई 1924 को, 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों में पहली बार फुटबॉल खेलों को सम्मिलित किया गया था और ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट था सबसे पहला। इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2024 में। इसीलिए अब 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन में से एक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मुख्य नीति निर्माण अंग के रूप में देखा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और डेनिस फ्रांसिस वर्तमान में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रमुख के पद पर हैं। क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड फुटबॉल डे से है कि इसे कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो अब इसे 2024 से 25 मई को ऑब्जर्व किया जाएगा। इसके बाद आगे आ जाइए, जॉन स्वाइनी को किस देश का प्रथम मंत्री नियुक्त किया गया? तो जॉन स्वाइनी प्रथम मंत्री बने हैं स्कॉटलैंड के। आंसर स्कॉटलैंड हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर ये प्रथम मंत्री क्यों हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं? तो देखिए, इसके लिए हमें स्कॉटलैंड का मैप देखना पड़ेगा। स्कॉटलैंड की बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन के उत्तर में स्थित है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनते हैं और अगर हम इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम।
तो ये 4 देशों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में देखिए एक ही प्रधानमंत्री होता है जो कि वर्तमान में ऋषि सुनक है। अब अलग अलग देशों में कार्य को संचालित करने के लिए प्रथम मंत्री का पद होता है। तो इसी तरह से स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हो जाते हैं जॉन स्वाइनी। और प्रधानमंत्री की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम का एक ही प्रधानमंत्री होता है चारों देशों को मिलाकर, और यह है वर्तमान में ऋषि सुनक। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, जॉन स्वाइनी प्रथम मंत्री बने हैं कहाँ के? स्कॉटलैंड के। यहां पर देखिए हो सकता है एग्जाम में स्कॉटलैंड की कैपिटल पूछी जाए, तो स्कॉटलैंड की कैपिटल की बात करें तो ये एडिनबर्ग है, इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। आ जाइए अब बात कर लेते हैं ऑफर ऑफ द डे की। तो आज देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रिकॉर्डेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है ओनली 69 रुपीज में। काफ़ी इफेक्टिव प्राइस है, काफ़ी नॉमिनल चार्जेस है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहां पर जाकर आप इस कोर्स को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए साइंस और टेक के इस रिकॉर्डेड क्लास की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 40+ रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। इसके अलावा फ्री पीडीएफ आपको 20+ देखने को मिल जाएगी, और मॉक टेस्ट भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। तो साइंस एंड टेक के इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं 69 रुपीज में। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आगे बढ़िए। हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल अनसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? अनसुईया उइके की बात करें तो ये गवर्नर के पद पर है वर्तमान में मणिपुर राज्य में। तो मणिपुर की गवर्नर अनसुईया उइके ने राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव की शुरुआत की है। अब इस इनिशिएटिव की बात करें कि ये पहल क्या है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पिछले 1 साल से मणिपुर में घरेलू हिंसा चल रही है, गृह युद्ध जैसी स्थिति है, जाति हिंसा की स्थिति है। ऐसी कंडीशन में ऐसे छात्र जो कि राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं, उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य है। किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? यहां पर हम रेमिटेंस को समझते हैं। तो देखिए जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, जो कि भारतीय हैं और वो किसी और देश में कमा खा रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या होता है कि कमाने के बाद अपने देश को पैसा भेजते हैं। वो पैसा किसी भी माध्यम से भेजा जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो ये पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर किया जा सकता है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा जा सकता है, बैंक के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो जो देश रिसीवर है उसके लिए ये हो जाएगा रेमिटेंस। तो इस तरह से $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है इंडिया। यूनाइटेड नेशन इमिग्रेशन एजेंसी ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन 2022 रिपोर्ट को जारी किया है, और इसके अनुसार 2022 में भारत $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 2022 में भारत को $111 अरब का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। भारत के अलावा दूसरे नंबर पर रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में मैक्सिको आता है, थर्ड पर आता है चाइना। 3 देश याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहला हो गया इंडिया, सेकेंड मैक्सिको, और थर्ड हो गया चाइना। इसमें से $100 अरब का रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये है इंडिया। ओके, क्लियर हो जाता है। तो आगे बढ़िए। चर्चा में रही शक्सगम घाटी किस क्षेत्र या किस राज्य में स्थित है? शक्सगम घाटी या शक्सगम वैली ये स्थित है भारत के लद्दाख राज्य में। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य में थी, लेकिन आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, तब शक्सगम घाटी लद्दाख राज्य में आ गई। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि शक्सगम वैली में चीन ने अवैध निर्माण किया है, जिसके कारण भारत और चाइना के मध्य में तनाव बढ़ गया है। चीन शक्सगम घाटी से होते हुए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने वाला है। तो इस कारण, क्योंकि शक्सगम घाटी क्षेत्र भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है, भारत का हिस्सा है, तो भारत ने हाल ही में चीन के खिलाफ यहां पर अवैध निर्माण कार्य पर अपनी आपत्ति जताई है। क्वेश्चन हमारा शक्सगम वैली से है कि किस राज्य में? तो लद्दाख राज्य में। नाडा इंडिया ने स्वच्छ खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा अभियान का आयोजन किया? नाडा की बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से नाडा को जाना जाता है। हाल ही में देखिए इसने भारत में फेयर तरीके से खेल हो सके, मतलब खेलों में किसी भी प्रकार का ड्रग्स, किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित दवाई के सेवन को खत्म किया जा सके और खिलाड़ियों में इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सके,
इसीलिए हाल ही में एक कैंपेन का आयोजन किया है जिसका नाम है प्ले ट्रू कैंपेन। #प्ले ट्रू कैंपेन हाल ही में नाडा ने शुरू किया ताकि खेलों में फेयर खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में नाडा के इस कैंपेन में भारत के 12,133 से अधिक प्रतिभागियों ने भी भाग लिया है। वैसे इसके पहले वाडा, जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने प्ले ट्रू डे के रूप में एक डे मनाया था 2014 में। इसका उद्देश्य भी क्या था कि फेयर खेलों को बढ़ावा दिया जा सके पूरे वर्ल्ड में। अब इसी को देखते हुए भारत के नाडा ने प्ले ट्रू कैंपेन की शुरुआत की है। तो प्ले ट्रू डे ये मनाया गया था 2014 में वाडा के द्वारा, और अब प्ले ट्रू कैंपेन की शुरुआत की गई है भारत के नाडा के द्वारा। दोनों का उद्देश्य एक ही है, खेलों में फेयर खेलों को बढ़ावा देना, प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को न करने के प्रति जितने भी खिलाड़ी हैं उनको जागरूक करना। अब यहाँ पर नाडा के बारे में कैजुअली जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है इस संस्था का, ये तो आपको पता चल गया। इसकी स्थापना की गई थी 2005 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में नाडा के डायरेक्टर जनरल के पद पर आशीष भार्गव देखने को मिलते हैं। इसके बाद सर्च इंजन गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान का सम्मान किया। तो देखिए, गूगल डूडल जानते हैं आप, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल का जो लोगो आता है उसमें आप देखना कि थोड़ा सा कभी कभी क्रिएटिव होता है। तो इसी गूगल डूडल में 4 मई 2024 को एक भारतीय महिला पहलवान का आपको चेहरा या चित्र दिखाई दिया होगा और इनका नाम है हमीदा बानो। तो गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को भारतीय महिला पहलवान हमीदा बानो को सम्मानित किया था। हमीदा बानो की बात करें तो 4 मई 1954 को इन्होंने बाबा पहलवान, जो कि उस वक्त के बहुत ही फेमस पुरुष पहलवान थे, उनको हराया था और इस तरह से हमीदा बानो भारत की पहली महिला पहलवान बनी थी। इनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था, इसीलिए इन्हें अमेजन ऑफ अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। हमीदा बानो ने 1936 में जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था उसमें भी पहलवानी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती खेलों में भाग लेने वाली यह पहली भारतीय महिला पहलवान थी। नाम है इनका हमीदा बानो। सर्च इंजन गूगल डूडल ने 4 मई 2024 को इन्हीं का चेहरा या चित्र गूगल डूडल पर दर्शाया गया था। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता। इंडियन सुपर लीग, जो कि भारत में फुटबॉल से संबंधित एक प्रतियोगिता है, इसका टाइटल अपने नाम किया है मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए, यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की एक प्रतियोगिता है जो कि 2023 से चल रही है और 2024 तक ये चली है। मतलब इसका आयोजन सितंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक किया गया है। अब क्या होता है, 2 तरीके के यहाँ पर खिताब होते हैं। एक होता है फाइनल कप और एक होता है फाइनल टाइटल। अब टाइटल जो है वो दिया जाता है अंक के आधार पर, मतलब जिसने जितने ज़्यादा अंक हासिल किए होंगे, सर्वाधिक अंक हासिल किए होंगे, उन्हें दिया जाएगा टाइटल, और कप उसे दिया जाएगा जिसने फाइनल मैच जीता होगा। तो इस तरह से मोहन बागान सुपर जॉइंट ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 का टाइटल अपने नाम किया। लेकिन जब फाइनल खेला गया था मई 2024 में हाल ही में, तो फाइनल मुकाबले में मुंबई सिटी FC, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मुंबई सिटी FC, ठीक है, इसने फाइनल में किसको हराया है, इसने फाइनल में मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराया। तो मुंबई सिटी FC ने जीत लिया कप और टाइटल अधिक अंकों के आधार पर जीत लिया मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों क्लियर कर दी। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की बात करें तो इस बार ये 10th एडिशन है इस प्रतियोगिता का। 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, 12 अलग अलग फुटबॉल क्लब ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मोहन बागान सुपर जॉइंट ने इसका टाइटल अपने नाम किया और फाइनल में इसका कप अपने नाम किया है मुंबई सिटी FC की टीम ने। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत भारत में 2014 में की गई थी और फुटबॉल से संबंधित ये भारत की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में गिनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया। यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर बनाया गया है भारतीय बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को। यहाँ पर देखिए, यूनिसेफ के बारे में हमको पता होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में बच्चों को बचाने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
अब यूनिसेफ इंडिया की बात करें, जो कि इंडिया में काम करती है, तो इसकी नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया। मतलब यूनिसेफ इंडिया के भारत में जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, इन सभी को भारत में अब कौन प्रमोट करेगा? करीना कपूर। तो यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनाई गई। यहाँ पर पर्टिकुलर यूनिसेफ की बात करें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर स्थित है। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनाई गई है। बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? देखिए, पहले तो आपको इस फैक्ट को नोट करना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में हमने देखा है कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो ये दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है। इनमें उबेर कप की बात करें तो ये महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता है, मतलब ये केवल महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। वहीं पर थॉमस कप की बात करें तो ये पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता है, जिसमें केवल पुरुष ही पार्टिसिपेट करते हैं। अब 2024 में थॉमस कप और उबेर कप दोनों का ही खिताब चाइना ने अपने नाम किया और चाइना ने दोनों के ही फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर यह खिताब जीता है। थॉमस कप की शुरुआत 1949 में की गई थी, पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता है, और उबेर कप की शुरुआत की गई थी 1957 में, जो कि महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 2024 में दोनों का ही खिताब चाइना ने अपने नाम किया। इसके बाद चर्चित ऑक्सीटोसिन का स्त्राव निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? ऑक्सीटोसिन, जो कि एक प्रकार का हार्मोन है, ये निकलता है पीयूष ग्रंथि से, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब बात आएगी कि अभी सुर्खियों में क्यों है। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है दिल्ली के जो पशुपालक हैं, दिल्ली के जो पशुपालक या ऑनर हैं, उनके खिलाफ कि वो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन, जो कि वो इंजेक्शन के माध्यम से पशुओं को देते हैं ताकि उनसे ज़्यादा दूध प्राप्त हो सके, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त हो सके, तो इसको पूरी तरह से खत्म करे, इनको यूज़ करना बंद करे। और पुलिस को भी ये एडवाइजरी जारी की है कि भैया पुलिस ऐसे पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई करे। अब देखिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन वैसे तो ह्यूमन में पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है नेचुरली, लेकिन क्या होता है कि अधिक दूध लेने के चक्कर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन को आर्टिफिशियल रूप से इंजेक्शन के माध्यम से पशुओं को दिया जाता है। देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो माताएं जो फीडिंग करवाती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही रिलीज होता है जब वो फीडिंग करवाती है बच्चों को। इसके अलावा इसे हार्मोन ऑफ लव भी कहा जाता है, क्योंकि प्यार के समय जो हार्मोन रिलीज होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। अब क्या होता है, जब पशुओं को ये दिया जाता है तो पशु इसके नशे में अधिक दूध देते हैं, जो कि देखिए पशुओं के लिए भी हार्मफुल है। और इसके अलावा जो लोग उनका दूध यूज़ कर रहे हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनकी बॉडी को भी ये हार्म कर सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को आर्टिफिशियल इंजेक्शन के माध्यम से देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में बैन लगाया है और पुलिस को ये वार्निंग दी है या नोटिस जारी किया है कि वो कार्रवाई करे ऐसे पशुपालकों पर जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं। जोस राउल मुलिनो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? जोस राउल मुलिनो की बात करें तो ये नए राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में पनामा देश के। आंसर पनामा यहाँ पर राइट हो जाएगा। पनामा की बात करें तो ये मध्य अमेरिकी देश है, मतलब उत्तर अमेरिकी और दक्षिण अमेरिका के मध्य में स्थित एक देश है, जिसके हाल ही में नए प्रेसिडेंट जोस राउल मुलिनो को चुना गया। पनामा की कैपिटल पनामा सिटी है और बाल्बोआ यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। नेक्स्ट, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हर साल मनाया जाता है 8 मई को। देखिए, रेड क्रॉस जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी, इसके संस्थापक है हेनरी डुनेट। तो हेनरी डुनेट का जन्म दिवस है 8 मई को, तो हेनरी डुनेट के जन्म दिवस के रूप में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया जाता है। हेनरी डुनेट को 1910 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और इनके द्वारा स्थापित जो रेड क्रॉस संस्था है वो युद्ध में घायल सैनिकों या फिर नागरिकों की रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। हेनरी डुनेट को 1910 में शांति का नोबेल दिया गया था और इनके द्वारा स्थापित जो रेड क्रॉस नाम की संस्था है
इसे 1917, 1917, 1944 और 1963 में शांति के नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित किया जा चुका है। संस्था को 3 बार सम्मानित किया जा चुका है और इसके जो संस्थापक है हेनरी डुनेट, इन्हें एक बार 1910 में शांति का नोबेल दिया गया था। स्पेनिश ला लीगा का खिताब 2023-24 में किसने जीता? देखिए, ला लीगा की बात करें तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है फ्रेंड्स। यूरोप के जो फुटबॉल क्लब है उनके मध्य आयोजित की जाने वाली फुटबॉल प्रतियोगिता है। स्पेन में इसका आयोजन किया जाता है, तो ये स्पेनिश ला लीगा है। 2023-24 का ये खिताब रियल मैड्रिड, जो कि स्पेन का ही एक फुटबॉल क्लब है, इसने अपने नाम किया है। रियल मैड्रिड ने फाइनल में कैडिस को 3-0 से हराकर 36वीं बार स्पेनिश ला लीगा का खिताब अपने नाम किया। तो विनर हो जाती है रियल मैड्रिड और रनर अप हो जाती है मैड्रिड फुटबॉल क्लब। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, पहले पुलित्जर पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। स्पेशली पत्रकारिता के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर को। लेकिन पत्रकारिता के अलावा लिटरेचर, पत्रिका या म्यूजिक के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, यह पूछा गया है। तो यह दिया गया है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी। 2024 में साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए लिलियाना इनविंसिबल समर नाम की बुक के लिए क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उर्दू लेखक सलाम बिन रज्जाक का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो देखिए, सलाम बिन रज्जाक जो कि उर्दू लेखक थे फ्रेंड्स, इनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण और इनके कहानी संग्रह शिकास्ता बूतों के दरमियान के लिए इन्हें 2004 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो लेखक है उर्दू भाषा के सलाम बिन रज्जाक। 83 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हुआ है और साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इन्हें 2004 में। WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट की 30वीं वर्षगांठ बनाई गई। ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रिप्स के पूर्ण रूप की बात करें तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये ट्रिप्स का पूर्ण रूप है। देखिए, 1995 में WTO की स्थापना की गई थी गेट के स्थान पर। पहला फैक्ट तो ये नोट कीजिए, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को रेगुलेट करने वाली ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। WTO की स्थापना मराकेश समझौते के तहत की गई थी और इसी साल 1995 में ट्रिप्स समझौता उरुग्वे दौरे की वार्ता के दौरान शुरू किया गया था। मराकेश समझौते के तहत ही ट्रिप्स के मुख्य अनुबंधों को शामिल किया गया था। अब देखिए, ट्रिप्स को समझना पड़ेगा कि ये जो एग्रीमेंट है ये एक्चुअल में है क्या। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश है उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर राइट प्रदान करता है। मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, जो कि बौद्धिक संपदा है, उस पर पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जैसे जो भी अधिकार होते हैं उनके लिए पूरे वर्ल्ड के देशों में विश्वास पैदा करना कि भैया WTO उनके इन अधिकारों की रक्षा करेगा, यही ट्रिप्स एग्रीमेंट है। 1995 में ये एग्रीमेंट हुआ था जिसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2024 में। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स का पूर्ण रूप है। हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट नाइल फीवर के केसेस के बाद अलर्ट जारी किया? तो वेस्ट नाइल फीवर के केस आए हैं हाल ही में केरल राज्य में। यहाँ पर केरल राज्य में इस फीवर के कारण देखिए वायरस जनित होने वाला रोग है। पहले तो ये ध्यान रखिए कि वेस्ट नाइल फीवर वायरस जनित होने वाला रोग है, जिसके कारण केरल में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और काफ़ी सारे गंभीर रूप से बीमार है। इन केसेस के बाद केरल में हाई अलर्ट को जारी किया गया। सबसे पहली बार 1937 में युगांडा में वेस्ट नाइल के केसेस की पहचान की गई थी और अब भारत के केरल राज्य में वेस्ट नाइल फीवर के केसेस देखने को मिले हैं, जिसके बाद केरल ने हाल ही में हाई अलर्ट को जारी किया। इसके बाद एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल अपने नाम किए? यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है
अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान में स्थित है। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल 43 मेडल अपने नाम किए। इन 43 मेडल में 12 हमारे पास गोल्ड मेडल आए, 14 हमारे पास सिल्वर मेडल आए और इसके अलावा 17 हमने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। और मेडल टैली में इंडिया दूसरे स्थान पर रहा है। बात आती है कि पहले स्थान पर कौन, तो पहले स्थान पर कजाकिस्तान ही है जिसने 48 मेडल पूरी चैंपियनशिप में अपने नाम किए। तो पहले पर मेडल टैली में कजाकिस्तान 48 मेडल के साथ और दूसरे पर 43 मेडल के साथ इंडिया मेडल टैली में रहा है एशियाई अंडर 22 युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। 2024 में इसका आयोजन कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया। एआई स्पोक पर्सन विक्टोरिया शी किस देश में लॉन्च की गई? विक्टोरिया शी, जो कि गवर्नमेंट का एक एआई स्पोक पर्सन है, इसे लॉन्च किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन का ये एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एआई है, स्पोक पर्सन है, जिसे नाम दिया गया विक्टोरिया शी। आगे चलिए, चर्चा में रहा किनमेन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो किनमेन द्वीप की बात करें तो ये प्रशांत महासागर मतलब पैसिफिक ओशियन में स्थित है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि देखिए ये चीन के पूर्व में है, लेकिन इस पर अधिकार ताइवान का है। अब चीन ने किनमेन द्वीप के पास अपनी सेना को भेजा है ताकि वो इस पर कब्जा कर सके, जो कि चीन की पॉलिसी भी है। तो ताइवान ने चीन के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है, जिसके कारण किनमेन द्वीप हाल ही में सुर्खियों में आ गया। तो किनमेन आइलैंड है तो चीन के निकट, लेकिन इस पर अधिकार ताइवान का है। किस महासागर में, क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के असम राज्य में स्थित है। अभी यह सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि दिल्ली में स्थित है, पूरे भारत में पर्यावरण से संबंधित, वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों में शीघ्र निपटान के लिए, इंस्टेंट इन मामलों को निपटाने के लिए काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब क्या हुआ कि असम के सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य में हाल ही में मतदान केंद्र का निर्माण कर दिया गया है। स्कूल और अन्य गतिविधियों का भी निर्माण किया जा रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने असम के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया है कि उन अधिकारियों के नाम का विवरण दिया जाए जिन्होंने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन निर्माण कार्यों की अनुमति दी है। तो इसी कारण सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाल ही में सुर्खियों में है, असम राज्य में स्थित है। असम के सोनितपुर में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलती है। कंफर्म, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर बी, सोनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के असम राज्य में है। इसके बाद आज के वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने संन्यास की घोषणा की? तो कॉलिन मुनरो ये क्रिकेट खिलाड़ी है न्यूजीलैंड के, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने देखिए तीनों फॉर्मेट में, मतलब T20, वनडे और टेस्ट मिलाकर 123 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं कॉलिन मुनरो, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए वीकली करंट अफेयर में 6 से लेकर 11 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोर्स ऑफ द डे या फिर ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां पर जाकर आप कोर्स को इजीली नॉमिनल चार्जेस में परचेस कर सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।